यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। तुम्हें कम से कम एक को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए था ताकि हम उसका पीछा करके अपराधी का पता लगा सकें, फ्रे ने कहा, जबकि पूरा इलाका एक गड्ढे में बदल चुका था, लेकिन गांव का इलाका अभी भी सुरक्षित था। छिपी हुई कहानियों को फ्री वेब नॉवल पर खोजें। हमारे पास इसके लिए लेविन क्लाउड है। वह भले ही कोई माहिर खोजी कुत्ता न हो, लेकिन चूंकि वे जंगल में दाखिल हुए हैं, इसलिए वह उसकी याददाश्त की जांच कर सकता है। वैसे भी मुझे लगता है कि वे वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो भी उन्हें नियंत्रित कर रहा है उसके कारण वे अपना सारा मानसिक संतुलन खो चुके हैं, पेरेडॉट ने कहा। वन के कल्पित बौने टूटी हुई मिट्टी और अन्य चीजों को ठीक कर देंगे। मैं अभी इस रूप में रहते हुए जंगल का जायजा ले लेता हूं, लेविन क्लाउड ने जमीन पर रेंगती लताओं की ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे अन्य क्षेत्रों की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां कुछ उड़ने वाले राक्षस हों जिन्हें हम पकड़ नहीं पाए हों। पेरेडॉट ने यह कहते हुए अपने किलिन को बुलाया और गांव के चारों ओर उड़ने लगी। लेडी फ्रे, क्या वे शक्तिशाली प्राणी आपके साथी हैं? गांव के एक योद्धा ने पूछा। वे मेरे दोस्त हैं, इसलिए आपको उनसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। वैसे वे एल्फ हैं, लेकिन उन एल्फों जैसे नहीं जिनका जिक्र प्राचीन कथाओं में मिलता है, फ्रे ने कहा। मेरा मतलब है, हम पहले से ही जानते हैं कि वे किंवदंतियों में वर्णित कल्पित बौने नहीं हैं। किंवदंती में वर्णित कल्पित बौनों की त्वचा हरे रंग की नहीं होती। किंवदंती में वर्णित कल्पित बौनों की त्वचा बर्फ के समान रंग की होती है और उनकी आंखें झील के समान नीली होती हैं, योद्धा ने कहा। हो सकता है कि वे वही हों जिन्हें हम फ्रॉस्ट एल्व्स कहते हैं। सभी एल्व्स उनसे घृणा करते हैं क्योंकि उन्होंने वर्जित कार्य किया है, एक वन कल्पित बौने ने अचानक कहा। वर्जित का क्या मतलब है? क्या वे मांस खाते थे या कुछ और? क्योंकि कल्पित बौने आमतौर पर शाकाहारी होते हैं, फ्रे ने कहा। यह एक आम गलतफहमी है कि हम शाकाहारी होने के कारण मांस नहीं खाते। कुछ कल्पित बौने भोजन को दूसरों से अलग तरीके से पचाते हैं। उदाहरण के लिए, वन कल्पित बौने प्रकृति की देन से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए हम आमतौर पर मांस से बने उत्पादों की तुलना में अधिक सब्जियां खाते हैं, वन कल्पित बौने ने कहा। उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे लगा कि मैंने शायद आपको ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन उन्होंने कौन सा वर्जित कार्य किया है? फ्रे ने कहा। उस समय फ्रॉस्ट एल्व्स ने जो वर्जित कार्य किया था वह ये था कि सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने अपने संरक्षक फ्रॉस्ट स्पिरिट किंग को खा लिया था। इससे उनका शरीर अत्यंत पीला सफेद हो गया और उनकी सुंदर नीली आंखें फीकी पड़ गईं। फ्रॉस्ट स्पिरिट किंग के शरीर को खाने से उन्हें ठंड पर अपार शक्ति तो मिली, लेकिन साथ ही उनके अस्तित्व पर अभिशाप भी लग गया, वुड एल्फ ने कहा। शापित? उन पर किस प्रकार का शाप लगाया गया था? फ्रे ने पूछा। उन्हें श्राप मिला था कि वे अपने सबसे ठंडे क्षेत्रों को कभी नहीं छोड़ सकते। किसी भी प्रकार की गर्मी उनकी कमजोरी बन जाती है। अगर वे तीव्र गर्मी के संपर्क में आते हैं तो वे मर जाएंगे, क्योंकि उनके शरीर के तापमान को जीवित रहने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है। केवल सूर्य की किरणें पड़ने से ही उनकी त्वचा जल जाएगी, वन परी ने कहा। लेविन क्लाउड जंगल में दाखिल हुआ और उसे राक्षसों की जीवन शक्ति का कोई आभास नहीं हुआ। उसने पेड़ों की यादों में झांकने की अपनी क्षमता को सक्रिय किया। अचानक उसके मन में एक रास्ता खुल गया जिससे उसे राक्षसों के झुंड के शुरू होने की दिशा का पता चला। वह जंगल के अंदर ही उस दिशा में चल पड़ा और उसे पता ही नहीं चला कि वह कितना गहरा जंगल में चला गया है। उसने फ्रे की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उत्तरी महाद्वीप के जंगल खतरनाक हैं। उनमें केवल राक्षस ही नहीं छिपे हो सकते, बल्कि कई रहस्यमय जीव भी निवास करते हैं। यहां तक कि उत्तरी महाद्वीप के प्राचीन जादूगरों द्वारा बनाए गए बर्फ के गोले भी इन जमे हुए जंगलों में छिपे हो सकते हैं। लेविन क्लाउड राक्षसों के झुंड के निशान का पीछा करते हुए जंगल के काफी अंदर तक पहुंचने में कामयाब रहा। वह लगभग 20 मिनट तक चल चुका था, लेकिन अभी तक उसे जंगल का दूसरा छोर नहीं मिला था। ऐसा लगता है कि यह राक्षसों का इलाका है, क्योंकि उसे जंगल में किसी भी जीव की जीवन शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। ये सभी जीव अब उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह शिकारी है या शिकार। मुझे अभी वापस जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस जंगल के ऊपर से उड़ जाएंगे या वाल्किरीज से ही दिशा का जायजा लेने को कहेंगे। लेविन क्लाउड ने ये कहते हुए पीछे मुड़ा, तभी उसकी ओर कई बर्फीले तीर दागे गए।
लेविन क्लाउड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना दाहिना हाथ जमीन पर पटक कर कंटीली झाड़ियों की एक बड़ी ढाल बना ली। इस ढाल ने उसे बर्फीले तीरों की बौछार से बचाया, जिससे उसकी रक्षा करने वाली लताएं भी जम गईं। जो बर्फीले तीर लताओं से टकराए, उन्होंने उन्हें पूरी तरह बर्फ में बदल दिया। इसके बाद जो भी बर्फीले तीर उस पर लगे, उन्होंने लेविन क्लाउड की इस ढाल को नष्ट कर दिया, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। ये हमले किसी मौलिक शक्ति से भरे हुए हैं, लेविन क्लाउड ने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह मौलिक शक्तियों के साथ संगत नहीं है। भले ही एलिमेंटल्स और फैकिन अल्फहीम में एक साथ रहते हों, लेकिन वे अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में नहीं रहते। उनके बीच कभी कभार कुछ आदान प्रदान होता है, लेकिन दोनों जातियां आमतौर पर अपने अपने क्षेत्र में ही रहती हैं। इसका कारण यह है कि एलिमेंटल्स युवावस्था में बहुत अस्थिर होते हैं और आसानी से चीजों को नष्ट कर सकते हैं। एलिमेंटल्स द्वारा अपने हमलों के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करना फैकिन के लिए अच्छी बात नहीं है। फैकिन स्वयं प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, फिर भी वे इससे आसानी से आहत हो सकते हैं। अतीत में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके कारण एलिमेंटल्स और फैकिन अल्फहीम के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। फिर भी एलिमेंटल्स और फैकिन के बीच ये गहरी समझ है कि उन्हें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। अगर यह कोई मौलिक शक्ति है तो ये कहाँ है? मुझे इस क्षेत्र में किसी मौलिक शक्ति की उपस्थिति का पता नहीं चल रहा है, लेविन क्लाउड ने कहा। तभी उसकी ओर बर्फ के तीरों का एक और दौर शुरू हो गया। नहीं, ये किसी तांत्रिक शक्ति का काम नहीं है। हो सकता है कि वे किसी तांत्रिक शक्ति के निकट के प्राणी हों, जो उनकी शक्तियों की नकल कर सकते हैं। वे अपनी उपस्थिति छिपाने में भी इतने माहिर हैं कि मैं उनकी जीवन शक्ति का पता भी नहीं लगा सका, लेविन क्लाउड ने सोचा, क्योंकि वह दुश्मन के ठिकाने का सटीक पता नहीं लगा पा रहा था। अगर तुम प्रकट नहीं हुए तो मैं इस पूरे जंगल को खुद ही नष्ट कर दूंगा। जंगल का प्रकोप। लेविन क्लाउड ने चिल्लाते हुए लेसी की विशेष क्षमता का प्रयोग किया, जो जंगल की शक्ति का उपयोग करके उस क्षेत्र में क्षति पहुंचाती है। लेविन क्लाउड के शरीर से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और जंगल ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी। अचानक माना ऊर्जा के एक विशाल समूह ने विस्फोट कर दिया, जिसके केंद्र में वह स्वयं था। माना ऊर्जा से भरा हुआ पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया और बर्फीले तीरों की बौछार रुक गई, लेकिन लेविन क्लाउड को यह सूचना नहीं मिली कि उसने अपने दुश्मनों को मार गिराया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह आपकी कुशलता से क्षतिग्रस्त हो गया है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह आपकी कुशलता से क्षतिग्रस्त हो गया है। अल्पविराम। उनके नाम भी अभी तक गुप्त हैं। मुझे अभी मौका है तो भाग जाना चाहिए। लेविन क्लाउड ने ये सोचते हुए खुद को लताओं में परिवर्तित किया और जमीन के रास्ते भाग निकला। लेविन क्लाउड किसी अनजान दुश्मन के सामने अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहता था। जंगल के क्रोध की शक्ति से प्रभावित होने के बावजूद उस पर हमला करने वाले अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, जिसका मतलब था कि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। वह यहां जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उत्तर में लोगों के भोजन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। वन रक्षक भाग निकला। बर्फ से ही एक आवाज आए और कई मानवाकार प्राणी अब दिखाई देने लगे, क्योंकि उनका छलावरण अब उन्हें छिपा नहीं पा रहा था। रहने दो, हमें बस ये पुष्टि करनी थी कि वे सच हैं, एक अधिक परिपक्व और सलीकेदार आवाज ने जवाब दिया। लेविन क्लाउड जिस इलाके में था, वहां लगभग 50 ऐसे प्राणी दिखाई दे रहे थे जिनके कान एल्फ जैसे थे, त्वचा पीली सफेद थी और आंखें नीली थीं। उन सभी ने पतले कपड़े पहने हुए थे जिन पर जमे हुए क्रिस्टल जड़े हुए थे। उनके सिर के हल्के भूरे बाल भी अलग से नजर आ रहे थे और उनकी आंखें ही उनके शरीर में एकमात्र रंगीन चीज थीं। वे उत्तरी लोगों की कहानियों में वर्णित फ्रॉस्ट एल्व्स के विवरण से मेल खाते थे। हमने पुष्टि कर ली है कि एक वन रक्षक हमारे बीच मौजूद है। यदि शाश्वत भूख से पीड़ित की बात मानी जाए तो अभिशाप का हटना बस कुछ ही समय की बात है। चलिए वापस चलते हैं और शिकार की तैयारी करते हैं। बर्फीले जंगल की गहराई में गायब होते हुए उस परिष्कृत हिम देवदूत बुजुर्ग ने ये कहा। फ्रॉस्ट एल्व्स का क्या हुआ? फ्रे ने वुड एल्फ से पूछा। उन सभी को मर जाना चाहिए था, क्योंकि किसी तत्व का सेवन करने का मतलब है कि उन्हें जीवित रहने के लिए अपने जैसे किसी अन्य प्राणी का सेवन करना होगा। वन परी ने उत्तर दिया। तुम घायल हो? क्या कुछ हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले जंगल में कुछ हलचल देखी थी, लेकिन वह इतनी दूर थी कि मैंने जांच करने की हिम्मत नहीं की। पेरिडॉट ने लेविन क्लाउड की छोटी शाखाओं पर जमी बर्फ की परतें देखकर कहा। जंगल के अंदर जिन प्राणियों का मुझे पता नहीं चल सका, उन्होंने मुझ पर हमला किया।
मुझे ये भी नहीं पता कि वे मरे हुए थे, निर्जीव प्राणी थे या ऐसे प्राणी थे जो मेरी जीवन शक्ति की पहचान से छिप सकते थे। हालांकि मैंने एक तात्विक शक्ति की प्राकृतिक ऊर्जा को अवश्य महसूस किया। क्या यहाँ आसपास कोई तात्विक शक्तियाँ रहती हैं? लेविन क्लाउड ने पूछा। इस क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय एलिमेंटल नहीं है, या कम से कम इतने शक्तिशाली नहीं है कि आपको पीछे हटना पड़े। वास्तव में उत्तरी महाद्वीप एक ऐसी जगह है जहां एलिमेंटल बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि कोई भी सामान्य एलिमेंटल यहां नहीं रह सकता। फ्रॉस्ट एलिमेंटल पहले से ही उच्च श्रेणी का एलिमेंटल है क्योंकि यह बर्फ तत्व का उपयोग करता है और वे यहां नहीं पाए जा सकते। फ्रे ने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से उन हमलावरों से एक शक्तिशाली तत्व की ऊर्जा का एहसास हुआ। हालांकि हमलावरों ने केवल बर्फ के तीर चलाए जिनमें जमा देने की प्रबल क्षमता होती है। अगर वे हिम तत्व होते तो वे मुझसे निपटने के लिए एक शक्तिशाली हिम तूफान का इस्तेमाल करते। लेविन क्लाउड ने कहा, हो सकता है कि तुम पर फ्रॉस्ट एल्व्स ने हमला किया हो, दूत लेविन क्लाउड। वुड एल्फ ने कहा, जिसे सुनकर लेविन क्लाउड ने अचंभित भाव से उसकी ओर देखा। फ्रॉस्ट एल्व्स को उनके द्वारा किए गए निषेध के कारण मार दिया गया है। स्वयं विंटर ट्री ने उन्हें दंडित किया और उच्च एल्व्स को उनसे निपटने के लिए बुलाया। यदि कुछ बच भी गए हों तो वे अब एलिमेंटल्स को नहीं खा सकते क्योंकि उन्हें एक ऐसी उपस्थिति का श्राप मिला है जिससे एलिमेंटल्स घृणा करते हैं। एलिमेंटल्स उनके आने से 100 मीटर दूर से ही उन्हें भांप लेते हैं, या कम से कम इतिहास की किताबों में तो यही लिखा है। लेविन क्लाउड ने कहा, अधिक कहानियां फ्रीवेब नॉवल पर पढ़ें। लेविन क्लाउड वास्तव में सभी प्रकार के कल्पित बौनों के बारे में सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं। जुड़वा देवताओं के दूत के रूप में ये बुनियादी ज्ञान उनके लिए आवश्यक है। इसके अलावा लेशी बनने से पहले वे कल्पित बौनों के प्रति इतने समर्पित थे कि वे कल्पित बौनों से संबंधित हर चीज पढ़ते थे। फिर भी क्या होगा अगर उनमें से कुछ बच गए हों? क्या होगा अगर उन्हें फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग को खाने के शापित शरीरों पर पड़े प्रभावों से राहत पाने का कोई तरीका मिल जाए? पूर्वी महाद्वीप के संदर्भ में इस तरह की कहानियां काफी हद तक सच साबित हुई हैं। शायद उत्तरी महाद्वीप की कहानियां उतनी मनगढ़ंत न हो जितना हम सोचते हैं। पेरेडॉट ने कहा, उत्तरी लोगों के दृष्टिकोण से इन कहानियों में फ्रॉस्ट एल्व्स ने क्या किया? लेविन क्लाउड ने पूछा। वे उत्तरी लोगों को पकड़ लेते थे और उन्हें खा जाते थे। इन कहानियों के कई संस्करण हैं, लेकिन अंत में हमेशा यही होता है कि पकड़े गए लोगों को मार दिया जाता है और खा लिया जाता है, जब तक कि कोई नायक उन्हें बचा नहीं लेता। फ्रे ने आगे कहा, आपने कहा था कि उत्तरी महाद्वीप के लोग अलग हैं, है ना? लेविन क्लाउड ने फ्रे से पूछा। हाँ, उत्तरी महाद्वीप के लोगों के शरीर की संरचना अलग है। वे कम खाते हैं और अपने भोजन के पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित कर सकते हैं, इसीलिए वे कम खाते हैं। वे एक सामान्य व्यक्ति के आधे भोजन से ही अपने शरीर की ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। फ्रे ने ये कहा, जिसे सुनकर लेविन क्लाउड अचानक चुप हो गया और अपने मानव रूप में वापस आ गया। क्या तुम्हें कुछ सूझा? पेरेडॉट ने पूछा। मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। मुझे अपने सिद्धांत की जांच करने के लिए किसी मौलिक शक्ति का आह्वान करना होगा। लेविन क्लाउड ने कहा, ओह, जाहिर है ये कहानियां महज बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, है ना? दूत लेविन क्लाउड, लकड़ी की परी ने कहा, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी हल्की फुल्की कहानियों के बारे में अब ऐसे बात की जा रही है जैसे वे सचमुच सच हो। तुम और एल्फ्स यहाँ मौजूद हैं। तुम एक एलिमेंटल को बुलाकर इस सिद्धांत का परीक्षण कर सकती हो। पेरेडॉट ने कहा, क्योंकि वह जानती है कि एल्फ्स के पास विशेष मंत्र होते हैं जिनसे वे अस्थायी रूप से एलिमेंटल्स को बुलाकर उनकी मदद कर सकती हैं। दरअसल मैं तत्वों को बुला नहीं सकता क्योंकि वे मुझसे नफरत करते हैं। शायद मैंने अल्फहेम में कुछ तत्व राजाओं को नाराज कर दिया था और उन्होंने मेरे द्वारा बुलाए जाने वाले सभी तत्वों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेविन क्लाउड ने खांसते हुए और नजरें फेरते हुए कहा, तो फिर वन कल्पित बौनों का क्या होगा? पेरेडॉट ने वन कल्पित बौनों के समूह की ओर देखते हुए पूछा। जुड़वा देवताओं का गिरजाघर हमें अस्थायी पद से ऊपर उठे बिना मौलिक शक्तियों को बुलाने से रोकता है। हम सभी यहाँ साधारण पुजारी हैं और हमें अभी तक उन्हें बुलाने की शिक्षा नहीं मिली है। हमने स्वेच्छा से यह काम इसलिए चुना क्योंकि इससे हमें दूत लेविन क्लाउड की देखरेख में बाहरी प्रशिक्षण मिलेगा। और अगर हमें उन्हें बुलाना आता भी है, तो दूत लेविन क्लाउड की उपस्थिति के कारण वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। लकड़ी की परी ने कहा, क्योंकि वह वहां मौजूद पुजारियों में सबसे अधिक ज्ञानी थी। ओह, मैं ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन, फ्रे ने कहा, लेकिन अचानक उसे लगने लगा कि ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा।
आप यहाँ अपना सुझाव दे सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, ये पुष्टि करने के लिए कि यह अच्छा होगा। पेरेडॉट ने कहा, freewebnovel.com। हमारे गिल्ड में कुछ सदस्य आधे एलिमेंटल हैं, है ना? मैं सोच रहा था कि अगर वायु और सोलेल व्यस्त न हो तो हम उन्हें बुला सकते हैं। फ्रे ने कहा, जिसे सुनकर पेरेडॉट और लेविन क्लाउड ने एक दूसरे की ओर देखा। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? लेविन क्लाउड और पेरेडॉट दोनों के मन में यही विचार आया। अगर वे उपलब्ध नहीं हैं, तो हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक हम किसी एलिमेंटल को बुला न सकें। मुझे यकीन है कि लेविन क्लाउड का प्रतिबंध केवल एक निश्चित अवधि के लिए है ना? फ्रे ने लेविन क्लाउड की ओर देखते हुए कहा, लेकिन लेविन क्लाउड ने तुरंत उसकी नजरें चुरा ली। दरअसल मुझ पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेविन क्लाउड ने धीमी आवाज में कहा। वो क्या था? पेरेडॉट ने पूछा, लेकिन अपनी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता के कारण वह उसे सुन पाए। उन्हें बुलाना तो नामुमकिन है। साथ ही उत्तरी महाद्वीप की प्राकृतिक ऊर्जा किसी तांत्रिक शक्ति को बुलाने के लिए अनुकूल नहीं है। इस महाद्वीप की प्राकृतिक ऊर्जा की स्थिति कुछ अजीब सी है। केवल वनीर देवताओं द्वारा संरक्षित गांवों में ही स्थिर प्राकृतिक ऊर्जा पाई जाती है। लेविन क्लाउड ने कहा। और इससे समस्या क्यों होगी? पेरेडॉट ने पूछा। किसी तांत्रिक शक्ति को पहली बार बुलाने के लिए हमें शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। साथ ही अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए हमें कम से कम उच्च तांत्रिक शक्ति के स्तर की आवश्यकता होगी। लेविन क्लाउड ने कहा। अगर ऐसा है तो वायु और सोलेल ही हमारी एकमात्र उम्मीद है, पेरेडॉट ने कहा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपको एक उच्च स्तरीय तात्विक की आवश्यकता क्यों है? फ्रे ने पूछा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्हें उस स्तर की शक्ति वाले तात्विक की आवश्यकता क्यों है। अरे, मैं भूल ही गया था कि मुझे अभी यह बताना बाकी है कि हमें इतने शक्तिशाली तत्व की आवश्यकता क्यों है। दरअसल मेरा सिद्धांत यह है कि उत्तरी महाद्वीप के लोग मध्य महाद्वीप के लोगों से थोड़े अलग हैं। हमें उत्तरी लोगों के रक्त की जांच के लिए उच्च तत्व की आवश्यकता होगी। लेविन क्लाउड ने कहा। खून? हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है? पेरेडॉट ने पूछा। मेरा सिद्धांत यह है कि उत्तरी लोगों के शरीरों में फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग का खून बहता है। लेविन क्लाउड ने यह बात कही, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। आपने ये बेतुका बयान कैसे दिया? माफ कीजिए अगर ये थोड़ा कठोर लगे, लेकिन मुझे भी लगता है कि यह एक बहुत ही बेतुकी थ्योरी है। फ्रेयर ने shop.in में कहा। मेरा मतलब है, मैंने कहानियों में वर्णित उन घटनाओं को ही आधार बनाया है जिनमें फ्रॉस्ट एल्व्स द्वारा उत्तरी महाद्वीप के लोगों को खाने और उत्तर में रहने वाले लोगों की विशेष शारीरिक बनावट का जिक्र है। सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनकी रगों में फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग का खून हो सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एल्व्स में हम फैकिन लोगों का खून है। लेविन क्लाउड ने कहा। यदि फ्रे ये कहना भी चाहती कि ऐसा नहीं है, तो भी वे उत्तरी लोगों के अनुकूलन और विकास को केवल आंशिक रूप से ही श्रेय दे सकती थी। ये तो कहा जाता है कि कठोर परिस्थितियों में रहने वाले लोग अपने वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं, लेकिन उत्तरी लोग इस बात का अपवाद हैं। आमतौर पर ठंड जैसी कठोर परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को अपने शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्तरी लोग इसके विपरीत हैं। दरअसल एक बहुत पुरानी किंवदंती है जिसे उत्तरी लोगों ने गुप्त रखा है। हमारी उत्पत्ति की कहानी, जो केवल गांव के बुजुर्ग ही बता सकते हैं। एक योद्धा ने ये कहते हुए बताया कि उसने ये किंवदंती अपने गांव के बुजुर्ग से सुनी थी। ठीक है, हम गांव के मुखिया से इस कहानी के बारे में बात करेंगे और फिर दूसरे गांवों में जाकर उनकी जमीनें वापस दिलाएंगे, फ्रे ने कहा। मैंने वायु और सोलेल से उनकी उपलब्धता के बारे में पहले ही पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि वे 3 दिनों में उत्तरी महाद्वीप में स्थित बर्फ की रानी के महल में जा सकते हैं। हम उनसे वहां मिलकर इस दावे की पुष्टि कर सकते हैं। पेरेडॉट ने ये कहते हुए गांव के मुखिया के घर की ओर चलना शुरू किया। समूह गांव के मुखिया से उत्तरी लोगों की उत्पत्ति से जुड़ी लोककथाओं के बारे में बात करने के लिए गांव लौट आया है। वे सभी गांव के मुखिया के घर पहुंचे और उनके आने का इंतजार करने लगे। उन सभी को उम्मीद थी कि गांव की मुखिया एक बूढ़ी महिला होंगी, लेकिन वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में वह 40 वर्ष की उम्र की लग रही थी और उनका शरीर सुगठित था। वह मम्मी को एनर्जी देती है, लेविन क्लाउड ने पेरेडॉट से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन पेरेडॉट ने उसका कंधा थपथपा दिया, हालांकि वह भी यही सोचती है। ग्राम प्रधान, हमारे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, फ्रे ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा। जिन लोगों ने हमारे खेतों को फिर से हरा भरा किया है, उनके लिए मेरे पास समय है।
मुझे बताया गया है कि खेतों को बिल्कुल वैसे ही बहाल कर दिया गया है जैसे देवताओं द्वारा आशीर्वाद दिए जाने पर किया गया था। हमारे आगंतुकों के शानदार काम की बदौलत कुछ खेत तो कटाई के लिए भी तैयार हैं। अगर मेरे कुछ लोग आपसे डरते हैं तो मुझे खेद है। मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ और आप मुझे तारन कह सकते हैं। ग्राम प्रधान तारन ने कहा। क्या आपके शरीर पर गुदे हुए ये रून टैटू किसी चीज का प्रतीक है? ग्राम प्रधान तारन लेविन क्लाउड ने पूछा। अरे, आपका मतलब हमारे शरीरों पर बने पवित्र चिन्हों से है। ये महज प्रतीक नहीं है, बल्कि ठंड से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। जन्म से शुरू करके हर 5 साल में हम इन चिन्हों को अपने शरीर पर गुदवाते हैं। नवजात शिशुओं के दाहिने कंधे पर ये चिन्ह तुरंत गुदवाए जाते हैं। ग्राम प्रमुख तारन ने बताया। दिलचस्प। क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मुझे आपके शरीर पर टैटू कहाँ कहाँ बने हैं इसकी जानकारी मिल जाए? अगर यह बहुत ज्यादा है तो मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेविन क्लाउड ने पूछा। अगर इसका मकसद हमारी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझना है तो हमें इसे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रथा है जिसका पालन हमारे सभी लोग करते हैं। अन्य जनजातियों के शरीरों पर अलग अलग प्रतीक चिन्ह खुदे होते हैं, लेकिन वे मोटे तौर पर एक जैसे ही होते हैं। फिर भी मुझे लगा था कि आप सभी यहाँ उत्तरी लोगों की कथा सीखने आए हैं। ग्राम प्रमुख तारन ने कहा। जी हाँ, क्षमा करें, क्योंकि वह आपके तौर तरीकों में बहुत रुचि रखता है। कृपया कहानी को आगे बढ़ाएं, पेरेडॉट ने कहा। फ्रीवे नोवेल पर और भी सामग्री देखें। ठीक है, कृपया ध्यान से सुनें, क्योंकि मेरी बुरी हड्डियां मुझे लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने नहीं दे सकती। ग्राम प्रमुख तारन ने कहा। क्या आप हमें अपनी उम्र बता सकती हैं? पेरेडॉट ने पूछा, क्योंकि वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ग्राम प्रधान तारन की उम्र क्या है, क्योंकि वह अधेड़ उम्र की महिला होने के बावजूद काफी अच्छी दिखती हैं। सच कहूं तो मुझे अपनी असली उम्र का पता नहीं है, क्योंकि उत्तर के लोग जन्मदिन नहीं मनाते। अगर मैं कहूं तो मैंने 40 बार सौर ऊर्जा का प्रयोग किया है। ग्राम प्रधान तारन ने ये कहा, जिससे फ्रेया चौंक गई क्योंकि वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। क्या तुम समझा सकती हो, बेस्टी? पेरेडॉट ने फ्रे से पूछा। उत्तरी महाद्वीप में एक सौर पिघलाव 2.5 साल के बराबर होता है, क्योंकि यही वह समय है जब सूर्य वास्तव में अधिकांश बर्फ पिघलाता है। अगर हम इस हिसाब से चलें तो ग्राम प्रमुख तारन की उम्र अब लगभग 90 वर्ष होगी। फ्रे ने अविश्वास से कहा। ओह, इसका मतलब है कि तुम अभी भी जवान हो, पेरेडॉट ने कहा, लेकिन ग्राम प्रधान तारन इस तारीफ पर हंस पड़ा। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद प्रिय आगंतुक। फिर भी हमारे कबीले के हिसाब से मैं पहले से ही अधेड़ उम्र का हूं। मैं अब उतना जवान नहीं हूं जितना आप सोचती हैं, ग्राम प्रमुख तारन ने कहा। अगर आप इससे तारीफ समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह उम्र काफी कम है। ओह, माफ कीजिए, मैं अब आम लोगों के लिए रयुजन के मानकों का इस्तेमाल कर रही हूं। मैं उनके साथ काफी समय से रही हूं, इसलिए मुझे अपने आप ही लगता है कि हमारी उम्र एक जैसी ही बढ़ती है। पेरेडॉट ने कहा, क्योंकि खेल में उसकी उम्र का मानक रयुजिन की उम्र है। वह तो काफी जवान है। हमारी वुड एल्फ नेता तो अभी किशोरावस्था में ही है। उसकी उम्र 138 साल है ना? लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि उम्र का उसका मानक एल्फ और फैकिन है। मैं लगभग वयस्क हो चुका हूँ, दूत लेविन क्लाउड। कृपया मुझे इस तरह चिढ़ाए नहीं, लकड़ी के बौनों के नेता ने विरोध जताते हुए कहा। फ्रे को अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि खेल में उसके साथ आए दोस्तों की उम्र को लेकर धारणाएं कुछ अलग थीं। फिर भी वो उनकी जगह पर नहीं थी, इसलिए उसने उनके बारे में कोई राय नहीं बनाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने देव को भी एक सीधा संदेश भेजा ताकि वह भी इस बारे में पता कर ले। 90 साल, ये तो काफी कम उम्र है ना? देव ने जवाब दिया। मैं भूल गई थी कि मैं उन लोगों के बीच हूं जो लंबी उम्र वाली नस्लों से हैं। ये तथ्य कि उन्होंने समय की अपनी समझ को भी एकीकृत कर लिया है, बहुत ही रोचक है। फ्रे ने तुरंत अपनी उलझन को दूर करते हुए सोचा। ओह, ग्राम प्रधान तारन वास्तव में मानवीय आयु के हिसाब से काफी बूढ़ी है। सामान्य मनुष्य आमतौर पर 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, फ्रे ने कहा। क्या सच में? किसे पता था? लेविन क्लाउड और पेरिडॉट ने एक साथ कहा, जिससे फ्रेया ने मानो थकी हुई आह भरी। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के बावजूद एल्फ इतने जवान दिखते हैं। लगता है हमारी कहानियों में एल्फ के बारे में जो किंवदंतियां हैं वे सच हो सकती हैं। चलिए अब हम अपनी उत्पत्ति की कथा की ओर बढ़ते हैं। गांव की मुखिया तारन ने कहानी सुनाते हुए कहा।
बहुत समय पहले नाविकों और समाज से बहिष्कृत लोगों को निर्वासन के लिए उत्तरी महाद्वीप में भेज दिया गया था। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि उस समय दुनिया तबाह हो गई थी। जमीन फट गई और दरारें पड़ गईं, जिससे छोटे छोटे द्वीप बन गए जहां लोग फंस गए। दक्षिण की ओर की जमीनें भयानक राक्षसों और भीषण गर्मी से भरी हुई थीं, इसलिए लोगों के पास उत्तर की ओर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उस समय वे जिन खंडित द्वीपों पर थे वहां भोजन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। इसी कारण वे सभी उत्तर की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए, जहां किंवदंतियों में सुंदर भूमि की आशा जताई जाती थी। दक्षिण की ओर जाना उस समय की परिस्थितियों के कारण संभव नहीं था, इसलिए वे सभी उत्तर की ओर ही चले गए। भीषण गर्मी और राक्षसों से भरे इलाके से बचने की चाह रखने वाले लोग उत्तरी महाद्वीप में आ गए। वहां की जमीन पहले की तुलना में ठंडी थी और उस पर हल्की बर्फी जमी थी। फिर भी ये ठंडी जमीन उतनी सुरक्षित और रहने लायक नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। इस ठंडी भूमि में सबसे घनी बर्फ की गहराई में छिपे खतरे मौजूद थे। वहां भयंकर राक्षस थे जो भूख लगने पर उनका शिकार करते थे। यदि वे राक्षसों द्वारा शिकार नहीं किए जाते थे तो वे उन बीमारियों से मर जाते थे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। बीमारियां अंत नहीं थीं, क्योंकि हर साल पिछले साल से ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक लोग ठंड से मरने नहीं लगे। जिस मौसम को वे पहले पसंद करते थे वह आने वाले वर्षों में दुनिया के बदलते स्वरूप के साथ अचानक उनके लिए अभिशाप बन गया। उत्तरी लोग समुद्रों और महासागरों तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे भी जम चुके थे। जमे हुए समुद्रों और महासागरों को पार करना मौत के समान था, क्योंकि उनमें राक्षस घूमते थे और कुछ तो उन्हें अपना घर भी कहते थे। लोगों को बस यही स्वीकार करना पड़ा कि वे उस स्वर्ग में फंस गए हैं जिसे वे अपना नया घर समझते थे। लगभग सभी लोगों ने हार मान ली थी और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। तभी बर्फीली नीली आंखों और प्लेटिनम जैसे भूरे बालों वाली एक युवती ने एक दिव्य शक्ति से प्रार्थना की। उस मासूम युवती की मदद की गुहार ने उस दिव्य शक्ति को आकर्षित किया और उसने अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए ठंड में जीवित रहने की क्षमता की कामना की। शक्तिशाली हिमपात के रूप में प्रकट हुए उस दिव्य शक्ति ने युवती से पूछा कि वह इतने सारे लोगों को बचाने के लिए अपनी इस इच्छा का उपयोग क्यों कर रही है। तब उस लड़की ने उत्तर दिया कि यदि दूसरों ने उसके लिए बलिदान न दिया होता तो वह इस कठोर महाद्वीप में जीवित नहीं रह पाती। बड़े बुजुर्ग तो मुश्किल से ही भोजन करते थे ताकि बच्चे भरपेट खा सकें। यहाँ तक कि युवाओं को भी अपनी रक्षा के लिए राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में उतरना पड़ता था। उस युवती की कहानी सुनकर उस दिव्य शक्ति ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और बर्फीले पानी का एक झरना बना दिया। जो भी इस झरने का पानी पिएगा उसे ठंड का डर नहीं रहेगा, बल्कि ठंड उसे गले लगा लेगी। ये तुम्हें किसी भी खतरे से लड़ने के लिए शक्तिशाली शरीर भी प्रदान करेगा। जब तक तुम्हारी जाति उत्तर में रहती है तब तक बर्फ और हिम ही तुम्हारा परिवार रहेंगे। ये कहते हुए वह दिव्य प्राणी सबका ध्यान भंग हो गया। अंत में गांव के जो भी लोग जीवित बचे थे उन्होंने झरने का पानी तब तक पिया जब तक वह सूख नहीं गया। उस युवती को, जिसने देवी से प्रार्थना की थी, महान माता का नाम दिया गया और उसे शीत ऋतु कहा जाने लगा। ये देखकर आश्चर्य होता है कि इन्होंने खेतों की मरम्मत कर दी। लेडी फ्रे द्वारा लाए गए परियों के पास सचमुच प्रकृति की शक्ति है। ये उन परियों से बिल्कुल अलग हैं जिनके बारे में हमें कहानियों में बताया गया था। गश्त कर रहे योद्धाओं में से एक ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पौराणिक कथाओं के बौने नहीं हैं। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद नहीं है बल्कि रंगीन है। उनके नेता के नुकीले कानों से प्रकृति की गर्माहट का भी एहसास होता है। एक अन्य गश्ती योद्धा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि राक्षसों का कोई हमला नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही उनमें से कई को मार गिराया था। भले ही हमारे पास फसलें न हो, अब हमारा भंडार मांस से भरा रहेगा। पहले गश्ती दल ने कहा। freewebnovel.com। जैसे ही गश्ती दल ने वह विशेष रेखा बताई, अचानक आसमान में तीरों की बौछार दिखाई दी। हमले को देख रहे योद्धाओं ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों को भागने के लिए चिल्लाकर कहा। ये तीर सामान्य तीर नहीं थे, बल्कि शुद्ध बर्फ के बने थे। पूरा मैदान अचानक बर्फ के तीरों से भर गया, जिससे जमीन भी जम सी गई। मेरा पैर, योद्धाओं में से एक ने कहा, क्योंकि उसके पैर पर बर्फ का तीर लगा था, लेकिन वह जमा नहीं था। दुष्ट कल्पित बौने, योद्धाओं ने चिल्लाते हुए उस आकृति को देखा जिसे वे पहले भी देख चुके थे, लेकिन साथ ही उन्हें अपने हमलावरों के त्वचा के रंग की भी झलक मिल गई। जल्दी करो और ग्राम प्रधान को सूचित करो। पैर में बर्फ का तीर लगा हुआ योद्धा दांत पीसते हुए चिल्लाया और तीर को तोड़ दिया। लेकिन युवा दिखने वाले गश्ती दल के सदस्य ने घबराकर कहा,
हम सब में तुम सबसे तेज हो। जल्दी करो और लेडी फ्रे और उनके साथियों को भी बुलाओ। जिन खेतों को उन्होंने बहाल किया था उन्हें उन बदमाशों ने जमा दिया है। घायल योद्धा ने कहा। ठीक है, युवा योद्धा ने जवाब दिया और गांव के मुखिया के घर की ओर दौड़ते हुए दूसरों को बताया कि उन पर हमला हो रहा है। कम से कम सबसे छोटा तो इस शुरुआती हमले में बच जाएगा। घायल योद्धा ने जमे हुए जंगल से 20 से अधिक आकृतियों को गिनते हुए कहा। इक्वल्स। तो क्या इसका मतलब यह है कि उत्तरी महाद्वीप की सभी जनजातियों की उत्पत्ति एक ही है? लेविन क्लाउड ने पूछा। आप सही कह रही हैं, क्योंकि उस समय हम सब एक ही लोग थे जब उत्तर हमारे लिए खतरनाक था। असल में अन्य कबीलों में बंटवारा तब शुरू हुआ जब महान शीत ऋतु की देवी की मृत्यु हुई। उनकी शक्तियां उनकी बेटियों में बंट गईं, जो आपस में अच्छी तरह तालमेल नहीं बिठा पाईं। फिर भी हम सब जानते हैं कि हम एक ही मूल कबीले से हैं, इसीलिए हम अक्सर लड़ाई रोक देते हैं, चाहे इसका मतलब ये हो कि अंत में हमारा कोई भी जीवित न बचे। ग्राम प्रधान तारान ने कहा, लेकिन बाहर से बहुत शोर सुनकर वह अचानक खड़ी हो गई। बाहर से क्या हो रहा है? पेरेडॉट ने पूछा, क्योंकि उन सभी में उसकी सुनने की क्षमता सबसे अधिक संवेदनशील थी। ग्राम प्रधान, दुष्ट बौने, युवा योद्धा ने थके हुए चेहरे से चिल्लाकर कहा। दुष्ट कल्पित बौने, लेविन क्लाउड ने कहा और फिर अपने साथ आए 1 कल्पित बौनों की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि वे ही उस क्षेत्र में मौजूद एकमात्र कल्पित बौने थे। नहीं, शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप सभी परोपकारी लोग नहीं। हमारी लोककथाओं में वर्णित वे लोग जो हमारे लोगों को खा जाते हैं, वे वास्तव में मौजूद हैं। वे अभी गश्ती दल पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने उन खेतों को भी जमा दिया है जिन्हें परोपकारी लोगों ने पुनर्स्थापित किया था। युवा योद्धा ने कहा। सबको इकट्ठा करो और युद्ध की तैयारी करो। ये लोग अभी तक जीवित हैं और मरे नहीं हैं, ये सोचकर हैरानी होती है। ग्राम प्रधान तारन ने चिढ़ भरे भाव से कहा। वे सचमुच मौजूद थे। क्या फ्रॉस्ट एल्व्स अभी भी जीवित हैं? एक वनकल्पित बौने ने कहा। उनका आखिरी हमला हम पर तब हुआ था जब मैं लगभग 5 साल का था। उन्होंने मेरे पिछले कबीले को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जबकि बच्चे और औरतें भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। दूसरे गांव के मुखिया ये सुनिश्चित करते थे कि अगर उनके कबीलों पर हमला हो तो वे चिट्ठियां भेजें, लेकिन उसके बाद से हमारा उनसे कोई सामना नहीं हुआ। उनका बाहर आना इस बात का सबूत है कि उन्हें एक बार फिर हमारे भाइयों के खून की जरूरत है। गांव के मुखिया तारन ने कहा। हम आपकी मदद करेंगे, फ्रे ने कहा। मुझे यही उम्मीद थी कि तुम ये कहोगी। ठंडी जमीन पर घुटने टेकने से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। बुरा मत मानना, जमीन अच्छी है, लेकिन उसे गर्म करने की जरूरत है। पेरेडॉट ने उठते हुए कहा। मैं भी मदद करूंगा। घायलों को ठीक करने में कल्पित बौने मदद कर सकते हैं, लेविन क्लाउड ने कहा। मुझे अपने मेहमानों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे आप सभी को यहां से भागने के लिए कहना होगा। ग्राम प्रधान तारन ने कहा। तभी कोई उनके लिए एक विशाल ढाल लेकर आया जो उनके शरीर से भी बड़ी थी। आप हम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। मैं बस उन लोगों को नष्ट करना चाहता हूं जो मेरे द्वारा पुनर्स्थापित खेतों को नष्ट करने का साहस करते हैं, लेविन क्लाउड ने कहा। लेकिन हमने इसका अधिकांश भाग बहाल कर दिया है, लकड़ी के बौनों के नेता ने धीमी आवाज में कहा। फ्रीवेब नॉवल पर अपने अगले रोमांच की खोज करें। कृपया हमें आपकी मदद करने दीजिए, फ्रे ने बड़े विश्वास के साथ कहा। आप सभी को देखकर मुझे योद्धाओं की आंखें दिखाई देती हैं। मैं आपकी मदद स्वीकार करती हूं, लेकिन अगर हालात खतरनाक हो जाएं तो कृपया भाग जाएं। गांव की मुखिया तारन ने उन्हें मोर्चे की ओर ले जाते हुए कहा। उफ! योद्धा चीख उठा क्योंकि उसके शरीर में एक जमी हुई तलवार घुस गई, जिसने वास्तव में शरीर के उस हिस्से को जमा दिया जहां वार किया गया था। कबीले के योद्धा जंगल से निकले 20 बर्फीले कल्पित बौनों के एक समूह से लड़ रहे थे। घात लगाकर हमला करने का समय बिल्कुल सटीक था, इसलिए अधिकांश कबीले के योद्धा पराजित तो हुए, लेकिन मारे नहीं गए। मारे जाने के बजाय एक राक्षस, जो जमे हुए घोड़े और हिरण के मिश्रण जैसा दिखता था, ने उन्हें उठा लिया और एक गाड़ी में बिठाकर ले गया। उन्हें मारा नहीं जा रहा था, बल्कि उन्हें इकट्ठा किया जा रहा था, जिससे योद्धा और भी क्रोधित हो गए। क्या तुम्हें वन संरक्षक की ऊर्जा महसूस हो रही है? फ्रॉस्ट एल्फ इकाई के नेता ने एक नकाबपोश फ्रॉस्ट एल्फ से पूछा, जो एक जादूगर प्रतीत होता था। अध्याय 2335 उत्तरी गांव में हमला 2। मुझे उसके आने का आभास हो रहा है, फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने कहा, लेकिन वे लेविन क्लाउड को अपनी ओर आते हुए नहीं देख सके।
सभी फ्रॉस्ट एल्व्स को केवल एक समूह दिखाई दिया जिसका नेतृत्व एक हष्टपुष्ट महिला और एक वाल्किरी कर रही थी। जैसे ही उन्हें लगा कि वे वन संरक्षक को नहीं देख पा रहे हैं, पहले स्थिर खड़ी विशाल जड़ें अचानक जमीन से उठ उठी। विशाल जड़ें फ्रॉस्ट एल्फ नेता पर टूट पड़ी, लेकिन फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने एक शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया जिससे जड़ें बर्फ की मूर्तियों में बदल गईं। छी! तो जंगल में मुझ पर हमला करने वाले तुम ही थे। तुमने न सिर्फ मुझ पर हमला किया बल्कि मेरे खेतों को भी नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारे पूर्वज के रूप में इस ग्रह से फ्रॉस्ट एल्व्स जैसे लोगों का सफाया कर दूंगा। पेरिडॉट के पास अपने शरीर का पुनर्निर्माण करते हुए लेविन क्लाउड चिल्लाया। पूर्वज, पेरिडॉट ने आलोचनात्मक दृष्टि से पूछा, क्या सभी एल्व्स फैकिन के वंशज हैं? रक्त के हिसाब से तो मैं स्पष्ट रूप से उनका पूर्वज हूं। लेविन क्लाउड ने उत्तर दिया। वन रक्षक को पकड़ो। फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने लेविन क्लाउड की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। वे मुझे निशाना बनाने आए थे, ग्रामीणों को नहीं। लेविन क्लाउड अचानक बोल पड़ा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव पर हमला करने में उनका लक्ष्य वही था। आदेश मिलते ही बर्फ में छिपी दो आकृतियां अचानक लेविन क्लाउड की ओर झपटी। ग्राम प्रधान तारान ने अपनी विशाल ढाल, जिसे द्वार कहा जा सकता था, घुमाए और दोनों फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट्स को हवा में उड़ा दिया। लेविन क्लाउड ने तुरंत अपने चारों ओर एक शक्तिशाली उपचार मंत्र का प्रयोग किया, जिससे घायल ग्राम प्रधान तारान और अन्य ग्राम योद्धा ठीक हो गए। कितनी प्यारी रोशनी है, धन्यवाद, ग्राम प्रधान तारन ने कहा। जब हम बर्फ में उन्हें बुरी तरह पीटेंगे तब मुझे धन्यवाद देना। जिन्हें इलाज की जरूरत है वे वन परियों के पास जाएं ताकि उनके जख्मों का इलाज हो सके। लेविन क्लाउड ने पूरी तरह होश में आते हुए कहा, मैं पहले हमला करूंगी। पेरिडॉट, लेविन क्लाउड की रक्षा करो क्योंकि वही निशाना है, फ्रे ने अपने पेगासस पर सवार होते हुए कहा और सीधे उस फ्रॉस्ट एल्फ लीडर की ओर बढ़ गई जो एक विशाल बर्फीले मूस पर सवार था। तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत छोटी हो, वाल्कीरी। फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने अपनी तलवार उठाते हुए बर्फ को नियंत्रित करके फ्रे पर हमला करने का आदेश दिया। फ्रे ने अपने भाले से बर्फ के बड़े ढेर को रोका और बहादुरी से आगे बढ़ी। वह फ्रॉस्ट एल्फ नेता के पास पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने उसे और करीब आने से रोक दिया। फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने अचानक जमीन से एक बड़ा बर्फीला नुकीला खूंटा प्रकट किया, जिससे फ्रे और उसका घोड़ा दोनों पीछे हट गए। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या तापमान अचानक गिर गया है? लेविन क्लाउड ने कहा, क्योंकि अब उसे अपनी सांस दिखाई दे रही थी, जो पहले नहीं दिखाई दे रही थी। गांव में तापमान अभी भी ठंडा होना चाहिए, लेकिन इतना ठंडा नहीं कि आपकी सांस दिखाई दे। वे अभी भी गांव के इलाके में ही थे, लेकिन तापमान काफी गिर गया था, जिसका मतलब था कि फ्रॉस्ट एल्व्स ठंड पैदा कर सकते हैं। बल्कि फ्रॉस्ट एल्व्स में अपने आसपास के किसी भी स्थान का तापमान कम करने की क्षमता होती है। ठंड बढ़ गई है। क्या आप अपनी रक्षा कर सकते हैं? मुझे उन लोगों की मदद करनी है जिन्हें दुश्मन पकड़ रहे हैं। ग्राम प्रधान तारन ने घायल ग्रामीण योद्धाओं को लादने वाली गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और उनकी मदद करो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेविन क्लाउड ने यह बात कही, लेकिन उन्हें खुद भी अपने इस बयान पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। लेविन क्लाउड समझ गया था कि फ्रॉस्ट एल्फ नेता जिससे फ्रे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, गंभीर नहीं है। लड़ाई एक तरफा है, भले ही उनकी तरफ योद्धाओं की संख्या अधिक हो। वह केवल इतना ही कर सकता था कि सभी घायल योद्धाओं और वुड एल्व्स को उपचार सहायता प्रदान करे। लेविन क्लाउड का यह भी कर्तव्य था कि वह वुड एल्व्स की रक्षा करे, क्योंकि वह उन्हें यहां लेकर आया था। क्या तुम्हें लगता है कि सूरज से डरने वाली कहानी सच है? पेरिडॉट ने पूछा। एक ही चीज जो तुम कर सकती हो वो है इस सिद्धांत को आजमाना। क्या तुम प्रकाश तत्व की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो? लेविन क्लाउड ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि पेरिडॉट ने अभी तक प्रकाश और अंधकार तत्व की जादुई शक्तियों का उपयोग करना नहीं सीखा है। अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगी तो मैं अच्छी कैसे बनूंगी? पेरिडॉट ने एक पौराणिक श्रेणी के प्रकाश रत्न को पकड़ते हुए कहा। पेरिडॉट प्रकाश और अंधकार की मौलिक शक्तियों का उपयोग करने वाले रत्न न तो खोज सकती है और न ही बना सकती है, क्योंकि उसने अभी तक इन शक्तियों में महारत हासिल नहीं की है। वह केवल पौराणिक श्रेणी के रत्न ही बना सकती है, और पौराणिक श्रेणी के रत्न तो उसे केवल कुछ खानों में ही दुर्लभ रूप से मिलते हैं। फिर भी यदि हिमकल्पित बौनों की कमजोरी प्रकाश है तो उसे इस पर प्रयास करना चाहिए। प्रिज्म ग्लो, पेरिडॉट ने लाइट जेम को कुचलते हुए चिल्लाया। अचानक उन सब के ऊपर एक विशाल इंद्रधनुषी दर्पण प्रकट हुआ और उससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली, साथ ही फ्रॉस्ट एल्व्स की ओर प्रकाश की किरणें भी निकली।
फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने प्रकाश तत्व की शक्ति को महसूस किया और तुरंत शक्तिशाली बर्फीले तूफान का मंत्र पढ़ा। पेरिडॉट के मंत्र से बिखरी हुई रोशनी युद्ध क्षेत्र को ढकने वाली प्रचंड हवा और बर्फ में समा गई। पूरा मैदान अचानक बर्फ और धुंध से ढक गया, लेकिन धातुओं के टकराने की आवाज बंद नहीं हुई। उत्तरी महाद्वीप के योद्धा भीषण बर्फीले तूफान में भी लड़ने की क्षमता रखते हुए डटे रहे। फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर को कुछ थका हुआ देखकर फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने अपनी तलवार उठा ली। फ्रॉस्ट स्लैश। फ्रॉस्ट एल्फ लीडर ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा और फिर लेविन क्लाउड और पेरिडॉट की दिशा में वार किया। ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्ट एल्फ लीडर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक जमीन फट गई और बर्फ के खंभे लेविन क्लाउड और पेरिडॉट की ओर बढ़ने लगे। बर्फ के खंभों की गति तेज नहीं थी, लेकिन तभी दोनों फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट्स अचानक उनके बगल में फिर से प्रकट हो गए। पेरिडॉट लेविन क्लाउड का तुरंत बचाव नहीं कर पाए, इसलिए उसने तुरंत ड्रैगन टंग में एक मंत्र का प्रयोग किया। लेविन क्लाउड और पेरिडॉट के स्थान पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। अध्याय 2336 उत्तरी गांव में हमला 3। हिमपात के बाद जब धुंध छटी तो पेरिडॉट अपने रयुजिन रूप में और लेविन क्लाउड दिखाई दिए। दोनों ही सुरक्षित थे, लेकिन एक विशाल बर्फ के गुंबद में घिरे हुए थे। ये भी स्पष्ट था कि फ्रॉस्ट एल्फ लीडर के हमले के कारण बर्फ के गुंबद में दरारें पड़ गई थीं। ये तो खतरनाक होता जा रहा है। हमें तुरंत बचाने वाला मंत्र बनाने के लिए मुझे बहुत सारी शक्ति खर्च करनी पड़ी। वह दुश्मन नेता एक ऐसे बॉस मॉन्स्टर के स्तर का है जो रेड मॉन्स्टर जितना ही शक्तिशाली है। उसने पहले वह हमला आसानी से कर लिया था, पेरिडॉट ने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि दुश्मन नेता अभी भी पूरी शक्ति से भरा हुआ है। अगर बात लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई तक पहुंचती है तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उपचारक नहीं है। हमारे पास उपचारकों की कोई कमी नहीं है, लेविन क्लाउड ने कहा। ठीक है, अब मैं आक्रमण करूंगी। अपनी पूरी ताकत से मेरा साथ दो, पेरिडॉट ने दहाड़ते हुए कहा और उस फटी हुई बर्फ की चादर को चकनाचूर कर दिया जिसने पहले उनकी रक्षा की थी। जीवन का महान आशीर्वाद। लेविन क्लाउड ने एक शक्तिशाली बफिंग मंत्र का प्रयोग करते हुए यह मंत्र बोला, जिससे उसके सभी सहयोगी प्रभावित हुए। आपको जुड़वा देवताओं के दूत द्वारा जीवन गुण मंत्र का प्रयोग करके आशीर्वाद दिया गया है। मंत्र की प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। सभी आंकड़ों में 10% की वृद्धि की गई है। मंत्र की प्रभावशीलता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त 5% बोनस। सभी भौतिक और जादुई क्षति में 5% की वृद्धि होगी। मंत्र की प्रभावशीलता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त 2.5% बोनस मिलेगा। सभी भौतिक और जादुई सुरक्षा में 15% की वृद्धि होगी। मंत्रों की प्रभावशीलता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त 7.5% बोनस मिलेगा। स्वास्थ्य पुनर्जनन में 200% की वृद्धि की गई है। मंत्र की प्रभावशीलता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त 100% बोनस। माना पुनर्जनन में 100% की वृद्धि की गई है। मंत्र की प्रभावशीलता में वृद्धि के कारण अतिरिक्त 50% बोनस। धन्यवाद। मौलिक तबाही। पेरिडॉट ने अपने मुंह पर सभी तत्वों को इकट्ठा करते हुए मंत्रोच्चार किया। तत्वों की शक्ति एक ऐसी अवर्णनीय ऊर्जा में विलीन हो गई कि फ्रॉस्ट एल्फ लीडर भी गंभीर हो गया। फ्रॉस्ट एल्फ लीडर ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाए और पेरिडॉट और लेविन क्लाउड पर एक और हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके ऊपर एक चमकदार इंद्रधनुषी प्रकाश चमक उठा। फ्रे ने पहले ही अपनी देवी अवतरण अवस्था में प्रवेश कर लिया था और देवी फ्रेया की शक्ति को ग्रहण कर लिया था। फ्रे ने अपने भाले में देवी फ्रेया की ऊर्जा भर दी और लंबी दूरी के हमले किए जो ठंडी हवा को चीरते हुए प्रकाश के कोणों की तरह लग रहे थे। फ्रे के लगातार हमलों के कारण फ्रॉस्ट एल्फ लीडर को प्रकाश आधारित हमलों की बौछार से खुद को बचाना पड़ा। यहां तक कि उसके बगल में मौजूद फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी भी मंत्रों का प्रयोग करके बर्फ की दीवारें खड़ी कर रही थी ताकि फ्रे के हमले उस तक न पहुंच सके, क्योंकि उनसे छींटे पड़ने से नुकसान हो रहा था। वाह मेरी प्यारी, इस लंबे कान वाले कमीने को खा जाओ, पेरिडॉट चिल्लाए और उसने अपने मुंह से एलिमेंटल कैटास्ट्रोफी बीम छोड़ी। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेविन क्लाउड ने घायल हुए सभी योद्धाओं का इलाज करते हुए सोचा। फ्रॉस्टफॉल। फ्रॉस्ट एल्फ लीडर ने कहा और अचानक अपनी तलवार में पहले के हमलों की तुलना में अधिक माना ऊर्जा भर दी। बर्फ के गोलाकार गति में घूमते हुए प्रतीत होने वाला एक शक्तिशाली अवरोध उत्पन्न होता है। इस शक्तिशाली अवरोध ने उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया क्योंकि इसने शक्तिशाली एलिमेंटल कैटास्ट्रोफ किरण को पूरी तरह से रोक दिया। फ्रे और पेरिडॉट द्वारा किए गए सभी हमले फ्रॉस्ट एल्फ लीडर द्वारा रोक दिए गए थे, लेकिन समस्या केवल वही नहीं है। फ्रॉस्ट एल्फ लीडर ने फ्रॉस्ट एल्फ मेज की ओर देखा और मेज समझ गई कि इसका क्या मतलब है।
फ्रॉस्ट एल्फ मेज ने अचानक अपनी कमर से खंजर निकाला और अपनी हथेली पर चीरा लगा लिया। फिर वह एक ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करने लगी जिसे केवल लेविन क्लाउड ही समझ सकता था, क्योंकि वह तत्वों की भाषा थी। पूरा इलाका अचानक गड़गड़ाने लगा, मानो बर्फ और ठंडी हवा भी फ्रॉस्ट एल्फ मैच के वश में हो। फ्रॉस्ट एल्फ मैच का शरीर अचानक आधा पारदर्शी होने लगा, मानो वह निराकार हो रही हो। ये परिवर्तन तब तक नहीं रुका जब तक कि फ्रॉस्ट एल्फ मैच का पूरा शरीर बर्फ की मूर्ति जैसा न बन गया। वह आधी एलिमेंटल बन गई। क्या यह संभव भी है? लेविन क्लाउड ने हैरानी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा कोई जादू नहीं होना चाहिए जो किसी की जाति बदल सके। मुझे इस क्षेत्र में मौजूद माना को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है, पेरिडॉट ने अचानक कहा, जिससे लेविन क्लाउड डर के मारे कांप उठा। एलिमेंटल्स से डरने का कारण यह नहीं है कि वे अपने तत्व से अप्रभावित होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने आसपास की माना ऊर्जा को बलपूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। ड्रैगन की तुलना में उनका माना पर अधिक परिष्कृत नियंत्रण होता है, बशर्ते उनके क्षेत्र में मौजूद माना ऊर्जा उनके संबंधित तत्व की हो। इस समय वे उत्तरी महाद्वीप में एक अर्ध फ्रॉस्ट एलिमेंटल से लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में शीतकालीन वृक्ष से संबंधित एक विशेष अवशेष के कारण आप जीवन और मृत्यु के वृक्ष को आमंत्रित नहीं कर सकते। क्या? लेविन क्लाउड ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसने ये नोटिफिकेशन पहली बार देखा था। वह शीतकालीन वृक्ष के बारे में जानता था क्योंकि यह जीवन वृक्ष की ही एक शाखा है जो ठंडे क्षेत्रों में पनपती है, लेकिन इस तरह के प्रभाव के बारे में उसे पहली बार पता चला था। वह ये भी जानता था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पाला प्राणी राजा मारा गया था, तब शीतकालीन वृक्ष नष्ट हो जाना चाहिए था। जब तक कि शापित पाला प्राणी कल्पित बोनो ने शीतकालीन वृक्ष के मरते हुए हिस्सों का उपयोग हथियार बनाने के लिए न किया हो, लेकिन यह पाला प्राणी राजा को खाने से भी अधिक वर्जित है। शाश्वत शीत ऋतु, फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने कहा और उत्तरी महाद्वीप की सबसे ठंडी हवाओं को पूरे क्षेत्र में बहने का आह्वान किया। महज एक सेकंड में ठंड से सुरक्षित माने जाने वाला इलाका अब पाले की मोटी परतों से ढक गया। यहां तक कि ठंड के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले आदिवासी योद्धा भी जमते हुए दिखाई दिए। फ्रे को खुद को बचाने के लिए एक शक्तिशाली जादुई विस्फोट करना पड़ा। पेरिडॉट ने अपनी ड्रैगन जीभ का उपयोग करके हीट वेव मंत्र का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों को बचाया, लेकिन इससे उसकी शक्ति भी कम हो गई। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा था, वन रक्षक को पकड़ना आसान नहीं है। फिर भी शाश्वत भूखे देवता द्वारा दी गई शक्ति उसे बांधे रखने में सक्षम होनी चाहिए। इसका उपयोग करो और हिम रक्षक को पकड़ लो। जब तक हमें वह शक्तिशाली वन रक्षक नहीं मिल जाता, तब तक मनुष्यों का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, हिम कल्पित बोने नेता ने कहा। जैसा आप आदेश दें मेरे स्वामी, फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने कहा और अचानक अपने आकार को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र की सारी मानव शक्ति को एकत्रित कर लिया। मानव शरीर के आकार की हिमपरी जादूगरनी ने अपनी अर्धतत्वीय अवस्था की शक्ति का उपयोग करते हुए अचानक विशालकाय रूप धारण कर लिया। इस विशाल रूप में हिमपरी जादूगरनी ने अपने हवा और बर्फ से बने शरीर के साथ गोता लगाया। इतने बड़े प्राणी का इस तरह नीचे आना बिना किसी जानमाल के नुकसान के संभव नहीं था। मेरी इन्वेंट्री में मौजूद मिथिकल फ्लेमस्टोन का इस्तेमाल करो। इन्फर्नो, पेरिडॉट ने एक बलि के तात्विक पत्थर और अपनी ड्रैगन जीभ की शक्ति को मिलाकर चिल्लाते हुए कहा। पेरिडॉट ने मंत्र के लिए आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे उसके आसपास का पूरा क्षेत्र अचानक जलने लगा। विशालकाय अर्धतत्वीय प्राणी से मुकाबला करने के लिए ज्वाला के स्तंभ उठ खड़े हुए, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ज्वाला के स्तंभों ने दुश्मन द्वारा उत्पन्न ठंड को कुछ हद तक कम कर दिया, लेकिन फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ही एकमात्र दुश्मन नहीं थी। फ्रॉस्ट एल्फ लीडर ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसने अत्यधिक ठंडी ऊर्जा छोड़ी और उसे फ्रॉस्ट एल्फ मैच की ओर निर्देशित किया। फ्रॉस्ट एल्फ मैच को अचानक मिली इस अत्यधिक ठंडी ऊर्जा ने पेरिडॉट द्वारा इस्तेमाल किए गए मिथिकल टियस्पेल को बेअसर करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की। आग के खंभे अचानक ठंड से प्रभावित हुए और एक शक्तिशाली भाप विस्फोट हुआ। भाप के विस्फोट की चपेट में आने से पेरिडॉट का ध्यान भंग हो गया। विशालकाय फ्रॉस्ट एल्फ मैच ने पेरिडॉट को निगल लिया और वह हवा में ही जम गई। फ्रे ने ये सब देखा और प्रतिशोध में फ्रॉस्ट एल्फ मैच की ओर दौड़ पड़ी। फ्रे उन दुश्मनों को दोगुना नुकसान पहुंचा सकती थी जो उसके साथियों को मानसिक आघात पहुंचाते थे। ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा, छोटी वाल्किरी। जमी हुई जेल, फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने फ्रे पर तलवार चलाते हुए कहा। फ्रेया को पता भी नहीं चला और ठंडी बर्फ की एक किरण उसकी ओर तेजी से बढ़ी।
फ्रेया उस हमले से बच नहीं सकी जो सीधे उस पर लक्षित था। वह अपने वाहन के साथ बर्फ के पिंजरे में फंस गई, जिससे वह हिल डुल भी नहीं पा रही थी और न ही हमला कर पा रही थी। चूंकि फ्रेया हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने अपने विशाल प्रेतवादित हाथों को उसकी ओर बढ़ाया और उसे भी जमा दिया। अध्याय 2337 उत्तरी गांव में जमा हुआ। फ्रे, लेवेनक्लाउड ने कहा, क्योंकि केवल वही वन कल्पित बौने और उसके पीछे घायल लोग ही जमे हुए नहीं थे। जमे हुए सभी प्राणियों को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक वे हिलने डुलने में असमर्थ हों। जमे हुए प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से वे पिघल जाएंगे या अत्यधिक गर्मी के संपर्क में लाने से भी वे मुक्त हो जाएंगे। freewebnovel.com। लेवेनक्लाउड ने नोटिफिकेशन देखा और पार्टी टैब में पाया कि फ्रे और पेरिडॉट जीवित हैं। वे हिल डुल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे एक ही जगह पर जमे हुए हैं। पेरिडॉट तो अपने ड्रैगन रूप में ही जमी हुई है, जो ठंड की ताकत का प्रमाण है। वन रक्षक को जमा दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। बाकी बचे हुए को मार डालो। फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने अपनी तलवार से एक बार फिर ठंडी ऊर्जा का विस्फोट करते हुए कहा। फ्रॉस्ट एल्फ नेता की तलवार अब साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वह अब बर्फ की परत से ढकी नहीं थी। तलवार पिघल चुकी थी, मानो हर बार इस्तेमाल करने पर उसमें संचित शीत ऊर्जा का उपयोग हो रहा हो। लेवेनक्लाउड ने चुपके से एक झलक देखी और तलवार का मूठ देखा जो किसी टहनी से बना था। ये वही तलवार है, इसमें शीतकालीन वृक्ष की शाखा है। लेवेनक्लाउड ने सोचा, लेकिन अब जब वह अकेला सक्रिय योद्धा बचा है तो उसे घायलों की रक्षा करनी होगी। दुनिया को ठंड में डूबने दो। फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने ये कहते हुए बचे हुए लोगों को ठंडे आलिंगन में जकड़ लिया। घायल और कांपते योद्धाओं का उपचार करते करते थक जाने के बावजूद वन कल्पित बौने एकजुट हो गए। उन सभी ने अपनी जादुई शक्तियों को मिलाकर उन लताओं को नियंत्रित किया जिनका उपयोग लेवेनक्लाउड पहले ही कर चुका था। उन्होंने विशालकाय हिमकल्पित बौने जादूगर को रोकने के लिए लताओं का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन लताएं बेकार थीं। हिमकल्पित बौने के शरीर को छूते ही लताएं तुरंत जम गईं। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी, लेवेनक्लाउड ने खुद को अपने असली रूप में बदलने के लिए मजबूर करते हुए कहा। लेवेनक्लाउड ने अपनी लताओं को जोर से पटका और लताओं का एक विशाल गुंबद बना दिया जिसने वन कल्पित बौनों और घायल योद्धाओं को ढक लिया। उसने रूपांतरित फ्रॉस्ट एल्फ मैच को हराने के लिए और लताएं बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ जो पहले उसके संपर्क में आई लताओं का हुआ था। रूपांतरित फ्रॉस्ट एल्फ मैच मुस्कुराई क्योंकि इस अवस्था में तो वन रक्षक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेवेनक्लाउड ने डर नहीं दिखाया, लेकिन उसने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को एक जरूरी संदेश भेजा। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि वन कल्पित बौनों और घायल योद्धाओं की रक्षा करने वाली लताओं को सर्वोत्तम संभव उपायों से सुरक्षित कर लिया जाए। लेवेनक्लाउड ने आखिरी बार जो देखा वह सफेद रंग था, क्योंकि परिवर्तित हिमकल्पित बौने जादूगर की ठंडी बाहों में वह समा गया। आप परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित हैं। 2 घंटे तक हिलने डुलने में असमर्थ हैं या जब तक कि आप गर्मी से क्षतिग्रस्त या पिघल न जाएं। तुमने अच्छा किया। वन रक्षक को गाड़ी में बिठाओ। वह हमारे उस अभिशाप को तोड़ने के लिए आवश्यक है जिसने हमें लंबे समय से परेशान कर रखा है। तुमने भी अच्छा किया। तुम्हारा बलिदान फ्रॉस्ट एल्व्स के भविष्य के लिए है। फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी की ओर देखते हुए कहा। फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने फ्रॉस्ट एल्फ नेता को प्रणाम किया, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अब सड़ती हुई बर्फ से ढका हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो वह चेहरा सूख रहा हो। शक्तिशाली रूपांतरण मंत्र का प्रयोग करने की यही कीमत उसे चुकानी पड़ी। इसका असर सिर्फ उसके चेहरे के आधे हिस्से पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके शरीर का आधा हिस्सा भी बर्फ से ढक गया है। फ्रॉस्ट एल्फ मैच भले ही इसे जाहिर न करे, लेकिन वह अब निरंतर पीड़ा में है क्योंकि यह विनाशकारी पाला उसके शेष जीवन भर उसे प्रभावित करता रहेगा। जब तक कोई शक्तिशाली नींद लाने वाली औषधि का प्रयोग न किया जाए, वह चैन से सो नहीं पाएगी। इस विनाशकारी पाले के अभिशाप के कारण उसका शरीर भी पहले की तरह कार्य करने में असमर्थ रहेगा। हमारे लोगों के लिए कुछ भी, फ्रॉस्ट एल्फ जादूगर ने कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और इस पूरे स्थान को एक बर्फीले स्वर्ग में बदल दिया है। अब तुम आराम करो और गाड़ी में बैठकर चले जाओ, फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने कहा। जैसा आपके स्वामी का आदेश है, फ्रॉस्ट एल्फ जादूगरनी ने लगातार हो रहे दर्द के कारण आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। महाराज, बाकी जमे हुए बलिदानों का हम क्या करें? फ्रॉस्ट एल्फ योद्धाओं में से एक ने पूछा। इन्हें छोड़ दो। जो भी हमारा पीछा करने की हिम्मत करेगा उसके लिए ये एक चेतावनी होगी।
हो सकता है कि जादू के असर से उनकी मौत न हो, लेकिन ठंड से वे मर जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। हमें वापस लौटना होगा क्योंकि बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। हम आखिरकार शीत वृक्ष के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। फ्रॉस्ट एल्फ नेता ने ये कहते हुए सभी फ्रॉस्ट एल्फ्स को जमे हुए जंगल में गायब कर दिया। जिस मैदान में लड़ाई हुई थी सिर्फ वही नहीं जम गया है, पाला गांव की ओर भी बढ़ गया है, जिससे गांव का आधा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढक गया है। गांव के बाकी लोग फिलहाल अपने घरों में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर निकलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी कुछ युवा योद्धा, जो अभी पूरी तरह से वयस्क नहीं हुए हैं, बाहर निकलकर स्थिति का जायजा लेने आए। अपने सभी वीर योद्धाओं को बर्फ में जमा हुआ देखकर सब लोग सदमे में आ गए। कबीले के लोग बर्फ तोड़ने की कोशिश करने लगे क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके योद्धा अभी भी जीवित हैं। यहां तक कि गांव की मुखिया भी जम गई थी और सबसे पहले उसे ही बर्फ से बाहर निकालना जरूरी था। जब कबीले के लोग उन्हें पिघलाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर आसमान फट गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। लगता है हम बहुत देर हो चुके हैं, दरारों से निकले एक दानव ने कहा। लेविन क्लाउड, उत्तर में खतरा है। वायु और सोलेल को लाओ। इन निर्देशांकों पर आओ। तत्काल सहायता की आवश्यकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देव पूर्वी महाद्वीप के लिए रवाना होने ही वाला था कि अचानक उसे लेविन क्लाउड से एक जरूरी संदेश मिला। वह समझ गया कि यह कोई मजाक नहीं था, क्योंकि संदेश से लग रहा था कि इसे जल्दबाजी में भेजा गया है, या फिर लेविन क्लाउड ऐसी स्थिति में था कि वह इसका कारण नहीं बता पा रहा था। देव ने तुरंत वायु और सोलेल को फोन करके पूछा कि वे कहाँ हैं, क्योंकि लेविन क्लाउड ने उसे बताया था कि उनकी जरूरत है। वायु, हम अब टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करके एवोलॉन लौट रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वायु ने तुरंत देव को बताया कि वे अब एवोलॉन आ रहे हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना थी कि उसे और भी जल्दी करनी चाहिए। वायु और सोलेल लगभग 10 मिनट में एवोलॉन पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने एक आयामी टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था, जिससे सक्रिय होने में समय लगता है, क्योंकि यह उनके आगमन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। पहुंचते ही देव ने उनसे पूछा कि लेविन क्लाउड को उनकी आवश्यकता क्यों होगी। उसने हमें बताया कि हमें एक खास जनजाति के लोगों की जानकारी लेने के लिए उत्तरी महाद्वीप में जाना होगा। उसका मानना है कि वे ऐसे इंसान हैं जिनकी रगों में हिम तत्व राजा का खून बहता है, वायु ने कहा। फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग, पापा अब फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग है, सोलेल ने कहा, क्योंकि वह अल्फहेम के सभी एलिमेंटल किंग्स को जानती है। मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया है, लेकिन एक और फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग का जन्म आसानी से नहीं हो सकता। शक्तिशाली तात्विक अवस्था वाले एलिमेंटल लगभग 10,000 वर्षों में ही पैदा होते हैं, इसलिए उच्च फ्रॉस्ट एलिमेंटल बहुत कम है। एक और कारण ये भी हो सकता है कि फ्रॉस्ट एलिमेंटल किंग अभी तक पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, इसीलिए उसका कोई उत्तराधिकारी अभी तक नहीं है, वायु ने कहा। हम इस बारे में उत्तरी महाद्वीप में चर्चा कर सकते हैं। जब मैं फ्रे और पेरिडॉट से संपर्क नहीं कर पा रहा था, तब लेविन क्लाउड ने आपातकालीन स्थिति का संकेत दिया। मैं अब उनके बारे में बहुत चिंतित हूं, क्योंकि उनके साथ कुछ हो गया होगा। देव ने ये कहते हुए आयाम को चीरकर एक त्वरित पोर्टल बनाया, जो लेविन क्लाउड द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशांकों तक ले गया। देव लेविन क्लाउड द्वारा दिए गए सटीक निर्देशांकों पर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा कि फ्रे एक पिंजरे में जमी हुई है, जबकि पेरिडॉट अपने ड्रैगन रूप में जमी हुई है। वे दोनों ही जमी हुई नहीं थीं, लेकिन देव ने वास्तव में उन्हीं को देखने की परवाह की। फिर उसने लेविन क्लाउड को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह उसकी जमी हुई आकृति को नहीं देख सका। तुम कौन हो? तलवार पकड़े हुए एक युवा दिखने वाले योद्धा ने देव पर चिल्लाते हुए कहा। देव ने अपने सामने कांपते हुए उस युवा योद्धा को देखा। उसके पीछे कवच पहने हुए अन्य योद्धा, या यूं कहें कि बच्चे थे। ऐसा लगता है कि वह उनमें सबसे बड़ा था, इसीलिए डर के बावजूद उसने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। आपकी आभा उन्हें डरा रही है, बड़े भाई, देव के पीछे दरार से बाहर आते हुए सोलेल ने कहा। तो यह उत्तरी महाद्वीप है। यहाँ वाकई ठंड है, लेकिन यहाँ तत्वों के लिए लाभकारी ऊर्जा का अभाव है, वायु ने वहां पहुंचते हुए कहा। आपको डराने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं इक्विनॉक्स हूं, जुड़वा देवताओं का चैंपियन। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ? देव ने ये कहते हुए उस दरार को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया, जिसे उसने जबरदस्ती बनाया था। हमें कैसे यकीन हो सकता है कि आप बुरे लोग नहीं हैं? युवा योद्धा ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि देव द्वारा पहले उसकी भयावह छवि को याद दिलाने के बावजूद वह अभी भी डरा हुआ था। एक उत्तम युवा योद्धा, बड़े होकर तुम एक शक्तिशाली योद्धा बनोगे।
फिर भी एक योद्धा को यह भी पता होना चाहिए कि कब बुद्धि का प्रयोग करना है। वायु ने ये कहते हुए अचानक उस युवा योद्धा के बगल में प्रकट होकर उसे दिलासा दिया। पापा, क्या वे हमारी तरह हैं? सोलेल ने पूछा, क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उनके सामने मौजूद बच्चों में मौलिक शक्तियों का रक्त बह रहा था। वायु और सोलेल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया क्योंकि वे उन्हीं की तरह लग रहे थे, बस थोड़ा अलग थे। मौलिक शक्तियों के राजाओं ने वायु और सोलेल को बताया कि उनका अस्तित्व विशेष है क्योंकि दुनिया में आधे मौलिक शक्तियां बहुत कम ही पैदा होती हैं। नहीं, ऐसा लगता है कि किसी तात्विक राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और अपनी शक्ति का कुछ अंश उनके पूर्वजों के साथ साझा किया है। ये शक्ति उनके वंशजों तक पहुंची है, लेकिन वे हमारी तरह आधे तात्विक नहीं हैं। उनकी रगों में तात्विक रक्त का एक छोटा सा अंश बहता है, लेकिन यह एक आशीर्वाद अनुष्ठान के कारण है जो केवल एक तात्विक राजा ही कर सकता है। वायु ने कहा और उनकी उपस्थिति से बच्चे शांत हो गए, मानो उनके रक्त में कुछ ऐसा था जो उन्हें शांत रहने के लिए कह रहा था। चैंपियन इक्विनॉक्स, हम यहाँ फंस गए हैं। बर्फ के गुंबद से अचानक एक आवाज आए और देव ने उसे सुना। लेविन क्लाउड के साथ आए वनकल्पित बोने, क्या तुम उनकी मदद कर सकती हो? सोलेल, वास्तव में अपनी पूरी मदद करो और उन्हें इस परमाफ्रॉस्ट से मुक्त करो। केवल तुम्हारी ज्वाला ही उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पिघला सकती है। देव ने सोलेल से कहा, अगर बड़े भाई ने कहा तो मैं करूंगी। चलो चलें, रैगुचिन और कित्सुचिन। सोलेल ने अपने पीछे चलने वाले ज्वाला तत्वों को बुलाते हुए कहा। सोलेल अचानक हवा में उठी और उसने सूर्य के समान एक विशाल अग्नि गोला बनाया। उसके पीछे चल रहे दो तांत्रिकों ने ऊष्मा को नियंत्रित किया ताकि परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित सभी प्राणी गर्म हो जाएं। पूरे मैदान को ढकी बर्फ पिघलने लगी और परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित सभी लोग भी पिघलने लगे। सबसे पहले पेरिडॉट की आत्मा पिघली क्योंकि परमाफ्रॉस्ट का असर हटते ही उसने तुरंत अपने शरीर को जला लिया। वह हिंसक होने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि दुश्मन वहां नहीं थे। उसने लेविन क्लाउड को ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं दिखा, जिससे देव को चिंता हुई कि कहीं वह अपना आपा न खो दे। सौभाग्य से उसने तुरंत खुद को संभाला, मानो उसे कोई संदेश मिला हो, और फिर सोलेल की मदद से सभी को परमाफ्रॉस्ट से मुक्त कराया। अध्याय 2339, फ्रॉस्ट एल्व्स का पीछा करना। मैंने पहले कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की थी। मैं जम सी गई थी और मुझे अपने शरीर के हर हिस्से में ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन मैं मर नहीं रही हूं। धन्यवाद, फ्रे ने परमाफ्रॉस्ट से बाहर निकलते हुए कहा। देव ने सेना को बुलाया और उससे ऐसी हवा चलाने को कहा जिससे गर्मी भी उत्पन्न हो और सभी लोगों की घबराहट शांत हो जाए। लंबे समय तक जमे रहने से शरीर की नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हर कोई स्वस्थ होने की तरह चलने फिरने में सक्षम हो। हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत देर से पहुंचे। लगता है लेविन क्लाउड का अपहरण हो गया है। क्या मैं सही हूं? देव ने वार्म अप कर रहे लकड़ी के बौनों के समूह को देखते हुए कहा। हाँ, परमाफ्रॉस्ट से प्रभावित होने के दौरान दूत लेविन क्लाउड को वे लोग ले गए थे। उन्होंने हमें अपने जादुई लताओं से घेरकर बचा लिया। गुंबद के बर्फ और हिम से ढकने से पहले जो कुछ हुआ उसे हम देख पाए, लकड़ी के बौनों के समूह के नेता ने बताया। लगता है तुम ठीक हो, फ्रे ने पेरिडॉट का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुरंत जाकर उसे ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं भी पकड़ी गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी शांत रहने और उसे जल्द से जल्द ढूंढने का समय है। अगर मेरा गुस्सा मेरे फैसले पर हावी हो गया तो वह और भी बड़े खतरे में पड़ सकता है, पेरिडॉट ने कहा। देव इस समय वनकल्पित बोनों और यहां तक कि फंसे हुए योद्धाओं से भी बात कर रहा है ताकि वह अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। उसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि दुश्मन क्या कर सकता है। जैसे ही वह वायु और सोलेल से अपनी खोजों के बारे में परामर्श करने वाला था, उसने जंगल में अचानक हलचल देखी। सिरियस, उसे पकड़ो, देव ने ठंडे लहजे में आदेश दिया। तभी सिरियस अचानक अपनी परछाई से एक हिंसक जानवर की तरह बाहर निकला और उस प्राणी का पीछा करने लगा जिसे उसने दूर से उन्हें देखते हुए देखा था। हमारे गांव में क्या हो रहा है, इस पर नजर रखने के लिए शायद कोई जासूस छोड़ा गया हो। वह जासूस उन्हीं का होना चाहिए ताकि अगर दूसरे गांवों के मुखिया उनके खिलाफ एकजुट हो जाए तो उन्हें जानकारी रहे। गांव की मुखिया तरन ने जोश में आकर कहा। मास्टर, मैं लौट आया हूं, लेकिन एक बुरी खबर है। सिरियस ने एक फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट का शव लेकर लौटते हुए कहा। उसने जहर खा लिया है और वह मरने की हालत में है, देव ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है और वह तेजी से मर रहा है।
मैं थेनाटोस को तुम्हारी आत्मा अभी नहीं लेने दे सकता क्योंकि उसने मुझे पहले ही मृत आत्माओं से पूछताछ न करने की चेतावनी दी है। सेना, उसे इतना ठीक करो कि वह जीवित रह सके, देव ने कहा, और सेना ने अपने पंख फैलाकर मरते हुए फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट की ओर अपनी उपचार शक्ति छोड़ी। गुरुजी, उसने जो जहर खाया है उसे मैं ठीक नहीं कर सकती। लगता है यह इतना शक्तिशाली है कि मेरी शक्तियां भी बेअसर हो जाती हैं। यह जरूर कोई ऐसा जहर होगा जो उन्हें बिना किसी बचाव के जान से मारने के लिए बनाया गया है। सेना ने ये कहते हुए फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट का इलाज किया, लेकिन जहर के कारण उसकी अंत में मृत्यु हो ही जाएगी। चिंता मत करो सेना, मुझे बस उसे इतना ठीक करना था कि वह मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य से मर न जाए। मैं कारण कार्य संबंध को प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन समय के प्रेतों से लड़ना लेविन क्लाउड और उनके ठिकाने को खोजने से कहीं ज्यादा आसान है। समय को उलट दो, देव ने ठंडे और भावहीन स्वर में कहा। जहर से मरणासन फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट अचानक समय के उलटफेर का शिकार हो जाता है। उसके शरीर के हर हिस्से में फैला जहर अचानक उस गोली में वापस लौटने लगता है जिसे उसने खाया था। देव तुरंत जहर की गोली लेता है और उसे सेना को खिला देता है, क्योंकि जहर खाने से वह उसे ठीक करने में सक्षम हो जाती है, बशर्ते वह उसे खाकर उसका विश्लेषण कर ले। फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट को लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच जाता है। अब बताओ तुम कहाँ छिपे हो? मैं तुम सबको मार डालने की योजना बना रहा हूं, मतलब अपने सबसे अच्छे दोस्त को तुम सबसे छुड़ाने की, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मुझसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, फ्रॉस्ट एल्व्स के लिए। फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट चिल्लाया और अचानक उसने अपना खंजर निकाला और सीधे उसकी छाती पर निशाना साधा। समय रुको, देव ने तुरंत कहा, मानो वह पहले से ही तैयार हो। वह खंजर जो फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट की छाती में घुसने वाला था, प्रवेश करने से लगभग 1 सेंटीमीटर पहले ही रुक गया। फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जम गया है, जबकि फ्रॉस्ट एल्फ जमने से अप्रभावित माने जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे फ्रॉस्ट एल्फ अप्रभावित नहीं रह सकते, क्योंकि यह समय का जम जाना है। मैंने आपसे सिर्फ शिष्टाचारवश पूछा था। अगर आप हमें बता देते कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त को कहां ले गए हैं, तो मैं आपको सामान्य जीवन जीने देता। चूंकि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करना चाहते, मुझे लगता है कि आपके दिमाग को फिर से व्यवस्थित करना ही सबसे अच्छा होगा। मेरा मानना है कि ये दृश्य बच्चों को नहीं देखना चाहिए। क्या ग्राम प्रमुख तारन कृपया उन्हें यहां से बाहर निकाल सकते हैं? देव ने शांत स्वर में कहा, जिससे ग्राम प्रमुख तारन के रोंगटे खड़े हो गए। ग्राम प्रधान तारन को अचानक उनके सामने प्रकट हुए दानव के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी थी। फ्रे अक्सर एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करती थी जो क्षेत्र का स्वामी और जुड़वा देवताओं का रक्षक है। उसने ग्राम प्रधान तारन को यह भी बताया कि यह विशेष व्यक्ति एक दानव और एक वास्तविक नेता है जिसमें जबरदस्त करिश्मा है। ग्राम प्रधान तारन को लगा कि फ्रे सिर्फ मोह में डूबी हुई है और उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन अब वह जानती है कि ऐसा नहीं है। उसके सामने मौजूद दानव अपने रक्षकों के प्रति स्नेहपूर्ण भाव रखता था, लेकिन अपने शत्रुओं के प्रति कठोर हो जाता था। ग्राम प्रधान तारन उस दानव के जबरदस्त आकर्षण को महसूस कर सकती थी, जिसके कारण वह उसकी विनती को मानने के लिए बाध्य हो गई। चारों, हमें जो जानकारी चाहिए वो जरूर मिल जाए, लेकिन ये भी सुनिश्चित कर लो कि वो जिंदा हो। हमें उसे जिंदा चाहिए क्योंकि लाश के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये ठीक है, लॉर्ड थानाटोस। देव ने ये कहते हुए उस दिशा में देखा जहां कुछ भी नहीं था। देव वास्तव में थेनाटोस को देख रहा था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि थेनाटोस फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट की आत्मा को छीनने की तैयारी कर रहा था। देव ने स्थिति को संभाला और फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे थेनाटोस का आगे बढ़ना रुक गया। चूंकि देव ने थेनाटोस द्वारा दिए गए उस नियम का उल्लंघन नहीं किया जिसमें नई आत्माओं को परलोक पहुंचने तक प्रताड़ित करने की बात कही गई थी, इसलिए थेनाटोस ने सिर हिलाया और चला गया। फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट तब तक एक कठपुतली बनकर रहेगा जब तक देव संतुष्ट नहीं हो जाता। क्या तुम मृत्यु के देवता से बात कर रहे थे? फ्रे ने पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि देव उन्हें देख सकता है क्योंकि वह जुड़वा देवताओं का चैंपियन है। मैं तो खुद मौत से बात कर रहा था। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी है। अगर तुम चाहो तो मैं कभी मिलने का इंतजाम कर दूंगा, देव ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मुझे फिलहाल मौत से इस मुलाकात को टाल देना चाहिए। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? फ्रे ने पूछा, क्योंकि चैरन अब फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट के साथ कुछ कर रहा था। मैं चारोन को फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट के शरीर में प्रवेश कराकर उससे यादें निकालने की कोशिश कर रहा हूं।
चूंकि मैं उसकी हाल ही में मृत आत्मा से जानकारी नहीं ले सकता, इसलिए हमें जीवित आत्मा का उपयोग करना होगा। इसमें समय लग सकता है क्योंकि कुछ आत्माओं पर कब्जा करना चारोन के लिए भी मुश्किल होता है। देव ने कहा, मैं सोलेल को गांव को फिर से बसाने में मदद करूंगी, नहीं तो वनकल्पित बोनो और लेविन क्लाउड की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। पेरेडॉट ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि जब देव जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है तब उसे अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित करना होगा। पेरेडॉट के शांत रहने का एकमात्र कारण यह है कि वह देव के चेहरे के भावों को देख सकती है। वह जानती है कि इस चेहरे के भावों का मतलब है कि वह गंभीर है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए कुछ भी करेगा। ये वही चेहरा है जिसने आज तक उन्हें कभी निराश नहीं किया है। जब तक चारोन अपना काम कर रहा है, क्या आप मुझे फ्रॉस्ट एल्फ लीडर के बारे में बता सकते हैं? उनके वर्णन से तो वह डेमोस एल्डर्स में से किसी एक जितना ही शक्तिशाली लगता है। आपने ये भी कहा था कि उसके पास एक दिलचस्प हथियार है। देव ने कहा, उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जिससे बेहद गहरी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी और वह उसे बड़ी सहजता से चला रहा था। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि उसके पास जो तलवार है वह शायद एक अर्धअति उत्कृष्ट हथियार है। फ्रे ने अनुमान लगाया, क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने अर्धदेवता के समान अवस्था प्राप्त कर ली है? केवल अर्धदेवता ही उस स्तर के हथियारों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि दैवीय ऊर्जा सामान्य प्राणियों के बस की बात नहीं है। एक और समस्या यह है कि वह अकेला नहीं हो सकता। देव ने कहा, freewebnovel.com अध्यात्म अध्याय 2340 अर्धदेवता नहीं हो सकते। नहीं, अगर उनके बारे में प्रचलित किंवदंतियां सच हैं तो वे अर्धदेवता का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति हिम तत्व के राजा को निगलने के श्राप से अपवित्र होकर अर्धदेवता नहीं बन सकता। उन्होंने ऐसी शक्ति उत्पन्न करने वाली किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसका मतलब होगा कि उन्हें ऐसी सामग्री प्राप्त करनी होगी जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सके। वायु ने कहा, लेविन क्लाउड के विपरीत मुझे मौसमी वृक्षों के बारे में सभी विवरण नहीं पता है, लेकिन शीतकालीन वृक्ष आपके विवरण से मेल खाता है। देव ने कहा, ये क्या है? हमें भी इन मौसमी वृक्षों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस समय एक शक्तिशाली हिम तत्व का राजा हुआ करता था। कहते हैं कि हिम तत्व के राजा ने एक वादा किया था, इसीलिए वे दूसरों की तरह अल्फहिम नहीं गए। वायु ने कहा, हम वापस आ गए हैं। सारी बर्फ पिघल गई है। सोलेल ने गांव को उसकी जमी हुई अवस्था से मुक्त करने के बाद वापस आकर घोषणा की, काफी समय लगा लेकिन हम सारी बर्फ पिघलाने में कामयाब रहे। वन कल्पित बोनो ने भी अपनी पूरी कोशिश की और देवताओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद का रखरखाव किया। क्या हमसे कुछ छूट गया? पेरेडॉट ने कहा, हम दुश्मन की शक्ति के स्तर का अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। आप और फ्रे दोनों का बिना किसी प्रतिरोध के जम जाना चिंताजनक है। साथ ही मैं आपको शीतकालीन वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, जो मौसमी वृक्षों का हिस्सा है। देव ने कहा, उसने एक बार मुझसे उनका जिक्र किया था, लेकिन मैं उन्हें भूल चुकी हूं। मुझे पेड़ों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पत्थरों में है। मुझे याद है कि ये मौसमी पेड़ अपने द्वारा दर्शाए गए तत्व के स्पिरिट स्टोन बना सकते हैं। पेरेडॉट ने कहा, आप सही कह रहे हैं, ये ऋतु वृक्ष का एक आशीर्वाद है, लेकिन वास्तव में वे जीवन वृक्ष या मृत्यु वृक्ष की शाखाएं हैं। ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु जीवन वृक्ष की शाखाएं हैं, जबकि पतझड़ और शीत ऋतु मृत्यु वृक्ष की शाखाएं हैं। आप कह सकते हैं कि इन्हीं वृक्षों के कारण इस संसार में ऋतुएं होती हैं। देव ने ये कहा और वन कल्पित बौने भी आकर ध्यान से सुनने लगे, मानो वह देवताओं के वचन फैला रहा हो। तो ऋतुओं का परिवर्तन दुनिया में फैली अदृश्य रेखाओं के कारण नहीं होता, या उस स्थान की स्थिति के कारण? फ्रे ने यह सवाल पूछा क्योंकि उसे यह बात दिलचस्प लगी। जी हाँ, दरअसल इस दुनिया के सभी महाद्वीपों में चारों ऋतुएं ऋतुओं के कारण ही होती हैं, क्योंकि वहां ऋतु वृक्ष मौजूद हैं। कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां ऋतुएं किसी दूसरी ऋतु के अनुकूल हों, लेकिन ये भी ऋतु वृक्षों का ही प्रभाव है। उदाहरण के लिए उत्तरी महाद्वीप को ही ले लीजिए। उत्तरी महाद्वीप में शीत ऋतु वृक्ष स्थित है, इसीलिए वहां अन्य स्थानों की तुलना में शीत ऋतु अधिक होती है। देव ने कहा, अगर ऐसा है तो विंटर ट्री को नष्ट करने से उत्तरी महाद्वीप को कुछ धूप मिल सकेगी। ग्राम प्रधान तारान ने हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन उनके इस कथन से देव और कल्पित बौने बेहद सदमे में आ गए। प्रकृति की शक्ति को नष्ट करने की सोच बहुत ही मानवीय है। केवल देवता ही दिव्य वृक्षों जैसी चीजों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ऐसा करने के लिए अपनी अधिकांश शक्ति का त्याग करना पड़ेगा।
एक दिव्य वृक्ष स्वयं संसार से जुड़ा होता है और स्वाभाविक रूप से संसार द्वारा संरक्षित होता है। फिर भी एक दिव्य वृक्ष को नष्ट करना असंभव नहीं है, क्योंकि हम में से कुछ लोग जानते हैं कि उस समय जीवन वृक्ष का क्या हुआ था। देव ने कहा, अगर उनके पास किसी देवता द्वारा निर्मित विषैला पदार्थ हो तो वे एक दिव्य वृक्ष को नष्ट कर सकते हैं, पेरिडॉट ने कहा। या फिर कोई ऐसा वर्जित कार्य कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप पूरी प्रजाति का विनाश हो जाए। एक ऐसा अभिशाप जो इतना शक्तिशाली हो कि वह दिव्य वृक्ष को कमजोर कर दे और उसे धीरे धीरे इस हद तक नष्ट कर दे कि उससे फल सब्जियां प्राप्त की जा सके। देव ने फ्रॉस्ट एल्फ को देखते हुए कहा, जिसे चारोन संभाल रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि फ्रॉस्ट एल्व्स ने कुछ ऐसा घिनौना काम किया है कि उनकी पूरी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है? वे ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिस दिव्य वृक्ष की रक्षा करने का उनका दायित्व है, उसने उन सभी को शाप दे दिया है? लकड़ी के एल्फ समूह के नेता ने पूछा। freewebnovel.com। यही बात हमारा समूह पता लगाएगा। फ्रॉस्ट एल्फ की कहानियां उनके द्वारा वर्जित माने जाने वाले कार्यों से मेल खाती हैं, लेकिन ये सभी कहानियां अतीत की हैं। ये केवल कहानियों के माध्यम से ही प्रसारित होती हैं, लेखन के माध्यम से नहीं, इसलिए रचनात्मक व्यक्तिगत निर्णयों के कारण कहानियों में बदलाव आ सकता है। देव ने कहा, लॉर्ड इक्विनॉक्स, क्या आपने अभी अपने समूह के बारे में बताया? लकड़ी के बौनों के समूह के नेता ने पूछा। जी हाँ, आप सभी ने अच्छा काम किया है और अब आपके लिए अपने क्षेत्र में लौटने का समय आ गया है। अन्य गांवों की यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी क्योंकि हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे। आप सभी को आराम करने का हक है, क्योंकि आप में से कुछ अभी तक युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देव ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ वनकल्पित बौने थोड़ा डरे होने के बावजूद भी काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं, जब दूत लेविन क्लाउड को बचा लिया जाए और गांव का दौरा जारी रहे, तब कृपया हमें बुलाएं। लकड़ी के बौनों के समूह के नेता ने कहा। वन परियों के समूह की नेता आगे बढ़ना चाहती थी क्योंकि यही उनके लिए खुद को साबित करने का मौका था। यही वह काम था जिससे उन्हें अपने शिल्प में निपुण बनने का अनुभव मिलना चाहिए था। हालांकि वन परियों के समूह की नेता निराश थी, लेकिन वह जानती थी कि बाकी लोग दिखावा कर रहे थे कि वे अभी भी ठीक हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था क्योंकि वे बार बार बर्फीले जंगल की ओर देख रहे थे। तुम सबने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और घायलों की रक्षा की, जबकि तुम सब युद्ध में उतर आए थे। यह मत सोचो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ गए, क्योंकि तुम सबने लोगों को मरने से बचाया है। देव ने लकड़ी के बौनों को पीछे देखने का इशारा करते हुए कहा। धन्यवाद। कबीले के योद्धाओं और यहाँ तक कि ग्राम प्रधान तारन ने भी सभी वनकल्पित बौनों को सलाम किया। हम पर जान न गंवाने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप सभी का जीवन सुखमय हो, वनकल्पित बौनों ने कहा, और उनके हृदय में पनप रहा भय योद्धाओं के स्नेह और सच्चे हृदय को देखकर दूर हो गया। देव ने सभी वनकल्पित बौनों के लिए एवलोन में प्रवेश करने और वापस लौटने के लिए एक द्वार बनाया। वे सभी और अधिक मदद करना चाहते थे, लेकिन वे समझते थे कि वे दूसरों को भी नीचे खींच लेंगे। वे शीत ऋतु के शक्तिशाली योद्धा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वे इतने शक्तिशाली होंगे कि सुरक्षा के अटूट स्तंभ बन सकें। गुरुजी, मैं इसके दिमाग तक पहुंचने में सफल हो गया हूं, चारोन ने कहा, जबकि फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट देखने में एक कठपुतली जैसा लग रहा था, लेकिन ये धागे जंजीरें थीं जो उसकी आत्मा को नियंत्रित कर रही थीं। आप कितना नियंत्रित कर सकते हैं? देव ने पूछा। लगभग सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा की गहराइयों में कुछ ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे मुझे भी नहीं जानना चाहिए। अगर मैंने जबरदस्ती उस तक पहुंचने की कोशिश की तो इस आत्मा के चकनाचूर होने का खतरा होगा। चारोन ने कहा, हमें अभी उसे सही सलामत रखना है, इसलिए कृपया उस हिस्से तक पहुंचने से रोकें। क्या कठपुतली पूछताछ के लिए तैयार है? देव ने पूछा। जी स्वामी, वह अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम उत्तर देगा, चारोन ने उत्तर दिया। क्या जीवन और मृत्यु के देवता इसकी अनुमति देते हैं? फ्रे ने पूछा, क्योंकि वह देख सकती थी कि इस सब के बाद फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट निश्चित रूप से अचेत हो जाएगा। ये वास्तव में निषिद्ध है, लेकिन कुछ अवसरों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। चूंकि फ्रॉस्ट एल्फ प्रजाति ने शीतकालीन वृक्ष या उससे संबंधित किसी चीज के बारे में एक वर्जित कार्य किया है, इसलिए उन्हें अब मृत्यु के देवताओं का संरक्षण प्राप्त नहीं है। यदि उनकी जाति वर्जित कार्य से मुक्त होती तो थेनाटोस पीछे नहीं हटता, देव ने समझाया। वाह, मृत्यु के देवता तो अपनी सोच में बहुत लचीले होते हैं, फ्रे ने कुछ नया सीखते हुए कहा। अरे, तुम बिल्कुल गलत हो, मृत्यु के देवता सबसे कठोर हैं। वे नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं, लेकिन अगर तुमने नियमों के विरुद्ध कुछ किया तो तुम्हें यहाँ सबक मिलेगा।
देव ने कहा, जिससे फ्रेया कांप उठी क्योंकि उसे याद आया कि देवी फ्रेया की कुछ दिव्य शक्ति मृत्यु से जुड़ी है। मुझे बताओ, तुम वन रक्षक को कहाँ ले गए? देव ने लंगड़ाते हुए फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट से पूछा। वन रक्षक, फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, मानो वह सक्रिय हो गया हो। हाँ, वन संरक्षक, देव ने पुष्टि की। उन्हें हमारे अभयारण्य में ले जाया गया है, फ्रॉस्ट एल्फ ने उत्तर दिया। तुम्हारा शरण स्थल कहाँ है? देव ने पूछा। हमारा अभयारण्य, ये वह जगह है जहाँ शीतकालीन वृक्ष है, फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट ने आगे कहा। तो विंटर ट्री अभी भी जीवित है, लेकिन तुमने फॉरेस्ट गार्डियन को क्यों ले लिया? देव ने पूछा। हमें वन रक्षक की बलि देनी होगी, अपने अभिशाप को दूर करने के लिए, फ्रॉस्ट एल्फ स्काउट ने जवाब दिया, जिससे देव भयभीत हो गया।